अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आपका होस्ट ज़फ़र ख़ान आपके अपने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में वादे के मुताबिक हाजिर हैं। जैसा कि हमेशा हम अपने प्रोग्राम के अंदर एक न्यू स्टार को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज के जो हमारे स्टार हैं शहबाज खान, जो कि माशाल्लाह अपनी कराटे फील्ड के अंदर कराटे के चैम्प हैं। उस हवाले से, उस कराटे चैम्प फील्ड के हवाले से, कराटे चैम्पियन के हवाले से हमारी जो गुफ्त शुनीद है आज उनसे इसी हवाले से रहेगी कि उन्होंने आखिर इस कुछ कराटे की फील्ड को जो चूज़ किया और यहाँ पर पहुँचे, और आगे जो है उनका आगे की फ़्यूचर की जो है वो क्या प्लानिंग है, और फ्यूचर में जिस तरह से माशाल्लाह वो नेशनल चैम्प भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल साउथ चैम्पियनशिप भी जो है वो खेल के आ चुके हैं। बट आने वाले वक्तों में आगे उनके इरादे, उनकी स्ट्रगल जो है उनको कहाँ तक लेके जाती है। आज हम आपसे जो है उनका इंट्रोडक्शन उन्हीं की ज़बानी जो है करवाना वो ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। आइए आपको लेके चलते हैं हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट शहबाज खान। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है? थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए सबसे पहले। और आपकी चोटें जो हैं वो बता रही हैं कि ये चोटें लाजमी कराटे के दौरान ही लगी होंगी। जी जी बेशक। कहीं पर स्क्रैचेस, कहीं पर चोट। जी बिल्कुल, ये तो गेम का एक हिस्सा है ना चोट, क्योंकि आपको लगेगा, आप उसी से ही सीखेंगे ना कि आपको किस जगह मिस्टेक हो रही है, किस जगह आपको लग रहा है। तो उसमें पेरेंट्स के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये क्या है, हमारा बच्चा जो है वो इतनी चोट खा के आ गया? पेरेंट्स के बेसिकली यही होते हैं कि हमारे बच्चे को लग रहा है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो लगने की वजह से बच्चों को स्पोर्ट्स से हटा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पर बचपन से ऐसे ही आ रहा है कि जब भी मुझे लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी नोज़ भी थोड़ी सी फ्रैक्चर है, तो उसकी वजह से मेरी जो मदर है वो बहुत मुझे अप्रिशिएट करती है कि आप जाओ। बिल्कुल जी। और है ना, उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि आपको लग गई आप पट्टी बांध लो या आप मालिश कर लो, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं ये कहूँगी तो उसका मोरल डाउन होगा। तो अभी भी बेसिकली आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रैक्चर है, बिल्कुल चोट लगी हुई है, तो इससे कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब ये सलूट तो ऐसी वालदैन जो ऐसी वालदा हैं हमारी, उनको हमें सलूट करना चाहिए कि जो अपने बच्चों को इस तरह से जो है अपनी गेम के अंदर मॉरल सपोर्ट भी कर रही हैं, आगे लेके चल भी रही हैं। और प्लस क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि माओं के दिल नर्म होते हैं। जी जी। और जैसे ही बच्चा चोट खा के आता है तो बच्चा बाद में रोता है, माँ पहले रो पड़ती है। लेकिन माशाल्लाह सलूट है आपकी वालदा को, जो आपको इतना सपोर्ट भी कर रही हैं और कहती हैं कि खैर है बेटा, कोई बात नहीं, पट्टी वट्टी की ज़रूरत नहीं, खुद ही सही हो जाएगा। ऐसे ही लगता रहेगा। बिल्कुल। गेम है, गेम में नहीं लगेगा तो किस में, घर पे लगेगा। ओह ज़बरदस्त। अच्छा शहबाज, आप बताइए कि आपकी जो आजकल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या चल रही हैं और कब से आपने कराटे की फील्ड को चूज़ किया? एक्टिविटीज़ तो अब मेरी बेसिकली कोरोना की वजह से, जो कोविड है उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। कराटे मैंने 2010 में स्टार्ट लिया था, जब मैं भी 10 या 11 साल का मैं था। उसके बाद प्रॉपरली 2 साल 3 साल हमने ट्रेनिंग की क्लब में हमीद सर के साथ, हमारा निकाब कराटे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। फिर उसके बाद 2014 में मैंने फ़र्स्ट नेशनल खेली जूनियर में। उस जूनियर में फर्स्ट नेशनल खेलने मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। वाह ज़बरदस्त। यानी कि फर्स्ट नेशनल में ही आपने चैंपियनशिप जीती? जी जी बिल्कुल। उसी में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद उसी नेशनल के दौरान मैं पाकिस्तान टीम जूनियर टीम में सेलेक्ट भी हो गया था। वाह ज़बरदस्त। फिर पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ मैंने कैंप ज्वाइन किया 3 साल। फिर फर्स्ट साउथ एशियन चैम्पियनशिप मैंने खेली श्रीलंका में 2017 में पाकिस्तान टीम के साथ, और उसी फर्स्ट साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इसी तरह चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा। फिर 2018 में पाकिस्तान सीनियर टीम में शामिल हो गया। फिर पाकिस्तान सीनियर टीम के साथ मैंने फ़र्स्ट साउथ एशियन गेम्स खेलने गया 2019 में नेपाल में। उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया, और ऐसे ऐसे चलता आ रहा। आगे भी प्लान बहुत थे पर कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। शहबाज ने बता दिया कि वो शहबाज है, हर जगह उसने गोल्ड मेडल से नीचे नहीं आना। इट्स ट्रू। आपका ड्रीम और आपका गोल्ड अगर एक ही लाइन पे चल रहा हो तो आपको उसी में ही अचीव करना पड़ता है। तो यही मेरा ड्रीम था, यही मेरा गोल था कि आपने इसी लाइन पे जाना है। अगर थोड़ा सा भी डिसमिस हो गए तो पाकिस्तान है, आपको पता है, क्योंकि इसमें ये है कि आप मेडल लेंगे तो आपका नाम है, मेडल नहीं है तो आपका नाम नहीं है। बिल्कुल सही बात है शहबाज, आपने अपने नाम की लाज रखी है, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह से नाम शहबाज है और उसी तरह से आप कंटिन्यू एक सक्सेस जो है वो लेते हुए आ रहे हैं, और हमारी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ हैं, कभी इसी तरह से पाकिस्तान का नाम सरबुलंद करें। तो आप कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई चोट ऐसी लगी और आपने कहा कि नहीं यार अब बस, अब तो हिम्मत जो है वो टूट रही है? जी, एक टाइम ऐसा आया था कि श्रीलंका के कैंप में था मैं पाकिस्तान टीम में, तो उस टाइम मुझे चोट लगी थी नाक पे, तो वो मेरा पूरा फ्रैक्चर हो गया था।
उसकी वजह से मेरी एक काम नहीं कर रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सूजन की स्वेलिंग की वजह से। किक लगी थी उस पर? जी, किक लग गई थी मुझे शिन, तो उसकी वजह से। और श्रीलंका 3 दिन बाद हमें श्रीलंका जाना भी था और ट्रायल हो रहे थे। फिर मुझे वो भी दिन याद है जब मैंने आइसिंग की हुई थी, यहाँ पे पूरी बर्फ़ बांधी हुई थी, आइसिंग की हुई थी, बांध के ट्रेनिंग कर रहा था। तो वो दिन बड़ा मुश्किल था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे। लेकिन ये था कि दिल में था कि इंशाल्लाह अचीव कर जाएंगे। और ये भी डर था कि क्या पता चोट की वजह से लेके नहीं जाए, नाम कैंसिल नहीं हो जाए। तो इसलिए ट्रेनिंग ज्वाइन करता रहा ताकि सेलेक्टर जो है वो मुतमईन हो के बंदा फिट है। तो इसी वजह से वो दिन थोड़ा अभी तक याद है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, शहबाज ने वाकई अपने नाम का जो है वो लाज रखी हुई है और इतनी सख्त चोटों के बावजूद भी आइसिंग भी उसकी प्रॉपर हो रही है और उसके बावजूद अपनी ट्रेनिंग को स्किप नहीं कर रहा, अपनी ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू रखा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन, ये जो पोजीशन होती है, ये हम सब के लिए एक मॉरल सपोर्ट बनती है कि हाँ, जब शहबाज कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। शहबाज की एज में जो हमारी जनरेशन है वो भी कर सकती है। तो आप शहबाज क्या कहेंगे नाजरीन को कि क्या कराटे की फील्ड में कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जो सुन रहे होंगे, कुछ माएँ ऐसी होंगी कि उनके लाल जो है वो जब निकलेंगे तो उनको चोट लगे कि हाय हम तो नहीं भेजेंगे, और कुछ डेफिनेटली जैसे आपकी वालदा हैं इस तरह भी होंगी आखिर माएँ, वो बोलेंगे नहीं हम अपने बेटों को जो है भेजने के लिए तैयार हैं। आपकी तरफ से क्या एक सबक जाएगा उनके लिए, क्या मैसेज जाएगा कि क्या वाकई कराटे में जाना चाहिए उनको? मेरी तरफ से यही जाएगा आजकल की जनरेशन को कि जैसे कि आजकल का आप देख ले कि जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी दौर चल रहा है, सीधा फ़ोन पे चल रहा है। तो न्यू जनरेशन जितनी भी है वो आहिस्ता आहिस्ता सारे फ़ोन में बिज़ी होती जा रही है। तो मैं तो चाहूँगा कि कराटे में इससे क्या है कि आपकी बेसिकली भी फ़िट रहेंगे, आप मेंटली भी फ़िट रहेंगे। और एक होता है ना कि स्पोर्ट्स में आप लंबे अरसे तक यंग भी रहते, तो ये भी एक चीज़ है कि आप अपने बच्चों को, जो आपकी खास करके गर्ल्स को भी मोटिवेट करें कि आप आए स्पोर्ट्स की, ना सिर्फ कराटे, कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स की तरफ को आप आए, उसको चूज़ करें। इससे क्या है कि आपके बच्चे मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहेंगे। आपने कराटे को क्यों चूज़ किया? यानी कि कोई सॉफ्ट गेम भी चूज़ हो सकती थी, लाइक टेबल टेनिस होता है या कोई दूसरा टेनिस होता है, कोई और गेम हो सकती थी। कराटे को मैंने इसलिए चूज़ किया कि बहुत से लोगों को जब मैं कहता हूँ तो वो हंसते भी है, क्योंकि मेरा ताल्लुक लियारी से है। लियारी आपको सबको मालूम है कितना फेमस था पिछले दौर में। तो लियारी में हर बच्चे के ज़हन में यही था कि मैंने मारना है, सामने वाले को मारना है। तो इसीलिए दिल करता था मैं भी मारूं। तो फिर मैं एक दफ़ा लियारी में ही, हमारा क्लब मार खा के ना जी, वहाँ पे ही मेरा क्लब है, वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे मुझे अच्छा लगा देखने में, मिल रहा है ये तो अच्छा है, मारा मारी है, चलो मैं भी ज्वाइन करता हूँ, दिल की भड़ास निकलेगी जी। उसी मारा मारी में शौक चढ़ गया और फिर वो आज शौक चलते ही आ रहा है, चलते ही आ रहा है। शहबाज, ऐसा भी हुआ है कि आपको दिल की भड़ास निकालने के लिए, गुस्सा एग्रेसिव जो है वो निकालने के लिए आपने अपने साथियों में से किसी को पीट दिया हो? शुरू में तो ऐसे ही होता रहा, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन का तो पता था नहीं। सही है। हम मारते आ रहे, फिर बाद में कराटे में रूल्स आ गए, हर चीज़ आ गई, तो बाउंड कर दिया कि आपने मारना नहीं, आपने हमारे तय चलना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो उस रूल्स रेगुलेशन तक जब तक आप पहुंचे तब तक आप अपना गुस्सा निकाल चुके थे? जी, इतने बैंड हो गए कि अभी बैर भी नहीं मारते किसी को। बैर भी सोचना पड़ता है कि मारना है नहीं मारना, वही वाली पोजीशन हो जाती है। बिल्कुल भी। आप अपनी एजुकेशन को और प्लस अपने घर को और अपने क्लब को किस तरह से मैनेज करते हैं? टाइम किस तरह दे पाते हैं? टाइम तो बिल्कुल ऐसे ही है कि क्लब जो हमारी टाइमिंग है वो शाम की होती है, तो प्लस घर और एजुकेशन जो है वो हमारा दिन में ही प्रॉपर्ली हो जाता है। क्लब की टाइमिंग भी हमारी सर ने ऐसी रखी है कि हम बिल्कुल इजीली सब चीज़ों से फ्री हो के शाम में अपना आए, अपना 2 घंटा 3 घंटा ट्रेनिंग को दे, फिर इजीली घर जाए। तो एजुकेशन भी चल रही है, साथ साथ इंटर हो गया मेरा, बीए में एडमिशन है, बस कोविड की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है वो भी। आजकल सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई कोविड की वजह से, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, जॉब हो, जो भी है, तो वो एक साथ चल रहे रूटीन है। दैट्स गुड। तो आप बताइए कि जब शुरू में आप गए, आपने इनिशियल लेवल पे एडमिशन लिया, कराटे की फील्ड को चूज़ किया, क्यों चूज़ किया वो तो आप बता चुके हैं। तो उस वक्त शुरू में कैसा था कि एक तो होता है ना कि एक बहुत खुशी होती है, एक होता है कि खौफ होता है, क्योंकि इसमें जो आवाज़ें आती हैं तो वो तो एक न्यू पर्सन को तो डराने वाली आवाज़ आती है, यू या ये वो, तो उसमें वो उन आवाज़ों से क्या कुछ आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा? जी, शुरू में जब मैं गया तो आप देख सकते, कोई भी न्यू बंदा आएगा कराटे में तो वो बाहर से भी देखेगा, वो बोलेगा क्या कर रहे। तो शुरू में ऐसे ही हुआ था, जब मैं गया शोर शराबा, तो मैं खुद अपनी पार्टनर्स पे हंस रहा था
कि ये कर क्या रहा है, खेल क्या रहा है, क्यों शोर मचा रहे। तो ऐसे बेसिकली वो जो शोर हम करते हैं, शाउट हम करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। बिल्कुल सही। हमारा कराटे में ये मानना है कि आप शोर मचाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। तो आज भी वही है कि अभी जितना शोर कम मचाते उतनी एनर्जी डाउन होती है। एनर्जी डाउन होती है, वो एक चीज़ जो है वो बैठ गई जी है। तो उसमें अगर कभी जिस तरह से मेरा आजकल ज़रा थ्रोट का इशू चल रहा है, तो इस तरह अगर थ्रोट का आपका स्टूडेंट्स का इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो तो वो तो शोर मचाने में फिर प्रॉब्लम होगी, तो एनर्जी तो फिर डाउन हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। जिनका कोई मसला होता है तो उन्हें हम पहले से ही वार्न कर देते हैं, आप थोड़ा साइड में हो जाए, हम आपकी जगह हम शोर मचा लेंगे। दैट्स गुड। जी शहबाज, क्वेटा जब आप गए थे नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, तो उसका ज़रा हमें थोड़ा सा बताया ना। उसमें क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप नेशनल खेलने के लिए जा रहे थे, और उस वक्त वहाँ पर आपका अपना जो एक मॉरल होता है वो उस वक्त उसकी कंडीशन क्या थी, ये यहाँ से जिस तरह से घर वालों ने जो रवाना कर रहे थे उनका जो है क्या था, और कितने साथी आपके साथ थे आपके जो क्लब के थे? जी, बेसिकली जो नेशनल हम खेलने गए थे फर्स्ट टाइम, वो हम सिंध से खेलने गए थे। तो हमारे साथ पूरे सिंध का एक दस्ता मौजूद था। तो आप फर्स्ट टाइम जब ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और स्पोर्ट्समैन इतने सारे हो तो एक मोरल वैसे ही हाई होता है, हाई हो जाता है। फिर आप ट्रेनिंग करके आए हो तो आपके जहन में यही होता है कि आपने अचीव करना है आगे। आप क्योंकि आप फर्स्ट नेशनल जब खेलने जाओ, वहाँ पे डिपार्टमेंट भी होते हैं, वापडा, पुलिस, नेवी, आर्मी, तो ये नाम घूम रहे होते हैं जहन में कि आपने आर्मी से भी खेलना है, आपने वापडा से भी खेलना है, क्योंकि वो गोल्ड मेडल अचीव कर चुके, उनकी एक फर्स्ट पोजीशन है हर नेशनल में। तो यही मोरल था कि मेरा। और बेसिकली जब हम फर्स्ट नेशनल खेलने में जा रहे थे तब जहन में ये भी था कि जो प्लेयर्स गोल्ड मेडल लेगा वो पाकिस्तान टीम में डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाएगा इंडिया के लिए सब। तो यही था जहन में। सर ने भी यही कहा था कि आपने गोल्ड लेना है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको सर को भी उम्मीदें होती है कि ये प्लेयर्स गोल्ड मेडल ले लेंगे। तो हमारी टीम में भी कुछ प्लेयर ऐसे थे जिनसे सर की उम्मीदें थी कि ये गोल्ड ले सकते, ये गोल्ड ले सकते। तो सर की गाइडेंस और उनकी मेहनत से अचीव किया गोल्ड और पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हो गई माशाल्लाह। तो जब यहाँ से आपने ट्रेन में क्वेटा गए हैं और वहाँ पर कैंपिंग होगी डेफिनेटली, तो कैंपिंग के अंदर कितने दिन का स्टे था? कैंप बेसिकली जो सिंध टीम या कोई भी बैनुल सूबाई टीम्स होती है उनके कैंप्स उनके अपने सूबे में लगते। फिर जब आप अचीव कर लेते गोल्ड मेडल नेशनल में, तो आपको कोई भी डिपार्टमेंट है वो जो अपने ज्वाइन कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है। तो इसी तरह जब मैंने गोल्ड मेडल लिया तो मुझे वापडा ने सेलेक्ट कर लिया। बिल्कुल सही। वापडा में मैं 3 से 4 साल से जॉब में हूँ। और जब हमारी नेशनल अनाउंस होती है किसी भी शहर में, चाहे वो कोयटा हो, लाहौर हो या इस्लामाबाद, तो वहाँ पे हमारा 1 मंथ का स्टे होता है। सही। जहाँ आपकी नेशनल रही वहाँ वापडा टीम का 1 मंथ का स्टे होता है। वहाँ सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है, शाम में ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर्ली डाइट होती है, सिर्फ संडे की ऑफ होती है बस। सिर्फ संडे जी। तो संडे का चीट डे होता है? संडे नहीं, संडे इजी डे होता है। आपने जो करना है करें, चीट डे कोई नहीं है। नहीं, आपने फुटबॉल खेलना है, आपने क्रिकेट खेलना है, सोना है। यहाँ तक कि सर ये भी कहते हैं आप सो जाओ पूरा दिन। जो स्पेसिफिक गेम है वो आपकी 6 डेज कंटिन्यू है। 6 डेज उसकी ट्रेनिंग आपकी चल रही है। जी बिल्कुल। 7 डेज में सिर्फ वो स्पेसिफिक गेम नहीं है, लेकिन चीट डे नहीं है। तो 1 महीना जो कंटिन्यू डाइट के ऊपर रहते हैं, तो फिर दिल तो करता होगा ना कि यार क्वेटा आके भी अगर हमने सिजी नहीं खाई, यहाँ के बकरे नहीं खाए तो मज़ा नहीं आया। बिल्कुल। डाइट पे वो एक तो ऐसा होता है ना कि आप डाइट पे रहते फिर भी आप बाहर निकल जाते, थोड़ा बहुत खा लेते, तो टीम में ऐसे भी लोग होते जो वीडियो भी बना लेते कि भाई ये वीडियो बना रही हम भेजेंगे, आप डाइट पे क्यों नहीं, आपके वेट के। बेसिकली ऐसा होता है ना कैंप में कि जो बंदा डाइट पे होता है उसके वेट का मसला होता है, वेट का इशू। बिल्कुल जी। सही। तो प्रॉपर्ली डाइट ज़्यादातर उसको होती है जिसका वेट ज़्यादा हो कि आपने कम करना है, तो वो प्लेयर खुद भी समझता है, ऑब्जर्व करता है कि नहीं अगर मैं ये करूँगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, फिर मुझे 2 की जगह 3 टाइम ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो वो खुद भी एहतियात करता है कि इससे अच्छा है कि डाइट फूड ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो कितने वेट में गए थे आप? मैं 67 पे गया था, मेरा 72 वेट था। 72 था, 67 में गए थे, तो उसको मेंटेन रखा था पूरा जी महीना? बिल्कुल, पूरा मंथ। वैसे भी आप अगर मेंटेन नहीं भी हो तो मेंटेन हो जाता है, क्योंकि 2 टाइम ट्रेनिंग होती है। सही बात है। तो उसमें वहाँ पर डाइट में क्या क्या चीज़ें आपको वो, क्योंकि वो आपका फुल ट्रेनिंग सेशन था 1 मंथ का 30 डेज़ का, तो उसमें डाइट में क्या क्या चीज़ें? डाइट में हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग है ना बॉयल अंडे मिलते, बॉयल अंडे होते हैं, उससे क्या है एनर्जी आती है, ताकि आप, क्योंकि आपने ट्रेनिंग पे भी जाना है। बॉयल अंडे के बाद हमें रात में, शाम में, दिन में यानी मटन मिलता है सूखा, कोई उसमें मसाला नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बॉयल। फिर रात में हमें दूध भी मिलता है, हर चीज़ मिलते हैं, बादाम ये सब मिलते हैं, हमें जूस भी मिलता है, ताकि आप प्रॉपर डाइट रहे, ताकि आप नेक्स्ट डे रेडी रहे। बिल्कुल सही जी। तो उसमें
वही डाइट जो है वो 30 डेज तक चलती है जी आपकी? बिल्कुल 30 डेज से चलती है। मिर्च मसाला बंद होता है? मिर्च मसाला बंद, जिनके वेट का मसला है। जिनके वेट का मसला है। तो वापस आने के बाद तो फिर तो दिल करता होगा कि अम्मी मैं आ रहा हूँ, आज तो जो है ना कोई कढ़ाई या हांडी हो जानी चाहिए। जी जी बेशक, जैसे कि आप जानते हैं कराची वालों को बिरयानी नहीं मिले तो बिल्कुल तो रात को ही फ़ोन करते कि सुबह बिरयानी होनी है, बिरयानी लाजमी है, वो ज़रूरी है। दैट्स गुड, ग्रेट। तो वहाँ पर जो आपका क्वेटा का जो एक टूर था जिस तरह से आपने बताया, तो उसमें वहाँ पर चैम्पियनशिप के दौरान जो है जो आपकी फ़ाइट हुई, मुकाबला हुआ, वो तकरीबन कितने मैचेस हुए आपके अपने, और उन मैचेस के हवाले से कोई चीज़ ऐसी जो याददाश्त में रह गई हो? वेट कैटेगरी जो होती है हमारी, जैसे कि पर वेट में आप देखते हैं कि कितनी टीम ने हिस्सा लिया है, तो उस टीम के मुताबिक कभी 4 फाइटें हो जाती है, कभी 3 हो जाती है, कभी 5 भी हो जाती है। सही। तो फर्स्ट राउंड जो होता है वो 3 मिनट का होता है। सही। तो पहला राउंड हमारा आया था पुलिस के साथ। सही। फर्स्ट राउंड मेरा पुलिस के साथ था, देन KPK के साथ था, फिर सेमीफाइनल हमारा आर्मी, फाइनल बलूचिस्तान के साथ हुआ था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। सेकंड टाइम नेशनल गेम में भी आर्मी सेमीफाइनल हार गई थी, लूज़ कर गई थी बलूचिस्तान से, और इस दफ़ा भी, वरना अक्सर वापडा और आर्मी का फाइनल होता है। वापडा और आर्मी का? जी जी, इस दफ़ा वापडा और बलूचिस्तान का फाइनल था। ओह गुड। तो उसमें चारों मैच जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली जो है आपने विन किए थे? कराटे में रूल ऐसा है ना कि आप अगर एक भी मैच लूज़ कर दे तो आप बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, क्योंकि आप पीछे हो जाते हैं ना, आप बाहर हो जाते हैं, इवेंट से ही बाहर हो जाते हैं। तो उसमें कोई ऐसा मैच जो थोड़ा सा टफ लगा हो किसी के साथ आपको? टफ तो रिंग में तो आपको पता है सारे ही मैच टफ होते हैं, क्योंकि कोई ऐसा कि जिसने थोड़ा सा प्रेशराइज किया या फर्स्ट एंट्री ने प्रेशराइज किया? फर्स्ट एंट्री तो हमेशा हर प्लेयर यही सोच के जाता है कि हमने फर्स्ट राउंड निकालना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड निकालेंगे तो देन आगे चांस है। मुश्किल जो राउंड था वो फाइनल राउंड था। फाइनल राउंड में आप एक तो वापडा से खेल रहे, डिपार्टमेंट से खेल रहे, उसका अलग प्रेशर, क्राउड का अलग प्रेशर, और एक प्रेशर खिलाड़ी पे ये भी आता है कि आपको दुनिया जानती भी है, आपका एक नाम भी होता है, आपके बैनर लगे, आपकी तस्वीर लगी हुई है, लोग शाउट कर रहे, तो वो प्रेशर फिर फाइनल में खिलाड़ी पे प्रेशर आता है। खास करके वापडा के प्लेयर, पाकिस्तान के प्लेयर पे बहुत प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों? वजह ये है कि उनके भी जहन में यही होता है कि हमने जीतना है, और पीछे से भी यही प्रेशर आता है कि आपने जीत के निकलना है। ये नहीं कहते कि आपने मेडल लेना है, आपने गोल्ड मेडल लेना है। गोल्ड मेडल लेना है। एक तो कह देते ना जी कि मेडल लेना है, जी हाँ, तो वो ऐसे ही खिलाड़ी के जहन में होता है कि 1-2 फाइट विन करे तो मेडल ले लेंगे, लेकिन वहाँ ये होता है कि आपने गोल्ड ही लेना है। गोल्ड मेडल लेके जी, हम आपको पे कर रहे हैं, इसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं कि आपने गोल्ड लेना है, ताकि हमारा डिपार्टमेंट भी हाई हो, आप भी हाई हो। गुड। तो ये आपका जो है एक नेशनल चैंपियन के हवाले से जो है क्वेटा का विजिट था, उसके बाद जो है आप गए थे फिर इंटरनेशनल ट्रिप के ऊपर श्रीलंका, आई एम राइट? तो वहाँ पर जो है जब आप श्रीलंका गए अपनी चैम्पियनशिप खेलने के लिए, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? श्रीलंका जो था मेरा फर्स्ट टूर था जी, और श्रीलंका जब मैं गया जी, इंटरनेशनली लिहाज से मेरा फर्स्ट टूर था, और साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मैं वाइड प्लेयर था जो जूनियर से खेलता, जूनियर में गया था। आज तक पाकिस्तान टीम में जूनियर पे गया नहीं था वहाँ पे कोई भी। तो जूनियर टीम में फेडरेशन ने मुझे सेलेक्ट किया। फेडरेशन, इस हवाले से मैं फेडरेशन का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया मैं इंटरनेशनल प्लेयर खेलूँ। वहाँ पे जब मैं गया तो बहुत ही प्रेशर था, खास करके इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल सारे मुल्क थे, तो प्रेशर ज़्यादा था। पर मेरे जो सर थे वहाँ पे, सादी सर, मोहम्मद रमज़ान, वो मेरे टीचर थे, वहाँ पे ट्रेनिंग पार्टनर भी थे पाकिस्तान टीम के। तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने इशारा किया मुझे विक्ट्री स्टैंड की तरफ। उन्होंने कहा वहाँ जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना, वहाँ अगर तुम खड़े हो गए ना, बस फिर समझो तुमने सब अचीव कर लिया आपने, जो इतना है। और आपकी जो एज है ना, जैसे आप 60 से 20, इस दौरान अगर आपने इंटरनेशनल मेडल नहीं लिया ना, तो फिर आप छोड़ देना कराटे। उन्होंने ये मुझे कहा। इतना बड़ा चैलेंज दिया था। बोले क्योंकि यही एक एज होता है जिसमें इंसान के अंदर जोश होता है, जज्बा होता है, ज़्यादा होता है। अगर अचीव कर लिया आपने तो वेल गुड, वरना कराटे छोड़ देना। तो वही एक प्रेशर था। फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट टाइम रिंग में उतरना, ऊपर से कोच जो थे हमारे उसका अलग प्रेशर, फिर क्लब टीचर ने अलग प्रेशर दे दिया। बिल्कुल सही। तो उसके और मेरा सेमीफाइनल भी फिर इंडिया के साथ आ गया उस दौरान। सेमीफाइनल मेरा इंडिया के साथ आ गया, उसमें प्रेशर। वो सेमीफाइनल बहुत टफ था क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर था वो आर्मी टीम का प्लेयर था। अच्छा। जी, वो भी जूनियर था, मैं भी जूनियर था। फर्स्ट 2 पॉइंट उसने ले चुके थे मेरे से, पहले ही मिनट में फर्स्ट 2 पॉइंट ले चुका था। तो ऊपर से शोर शराबा आने लग गया और प्रेशर और बढ़ गया आपके ऊपर। जी बिल्कुल, प्रेशर इतना बढ़ गया कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया अब मैंने करना क्या। तो फिर ये है कि बेसिकली मैं चलता गया, थोड़ा टाइम को ऑब्जर्व किया, ये किया, रेस्ट किया, जज्बात अपने कंट्रोल किए। फिर उसके बाद 1 पॉइंट लिया, 2 पॉइंट लिया, मतलब चलो शुक्र है अब चलता आ रहा है, चलने दो अभी।
तो ऐसे ही उसको विन करके फाइनल मैंने श्रीलंका के साथ था। माशाल्लाह। तो फाइनल जो है वो श्रीलंका की टीम के जी साथ था। फाइनल मैंने श्रीलंका के प्लेयर्स को नॉकआउट किया था 8-0 से। अच्छा, 8-0 से नॉकआउट जी, किया था। वाह, जबरदस्त। कराटे में 8 पॉइंट लिमिट है, आप भले फर्स्ट मिनट में ले लो, सेकंड मिनट में ले लो, 8 पॉइंट पे नॉकआउट हो जाता है। तो 8 पॉइंट आपने विन कर लिए थे, तो उसका 0 ही रहा। जी 8-0 से नॉकआउट। दैट्स गुड। अच्छा, इसी तरह से वहाँ पर जब क्या पोजीशन थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जब श्रीलंका में आप चैंपियनशिप जीत चुके थे, तो वो जो आपकी फीलिंग्स थी वहाँ पर, वो फीलिंग्स ज़ाहिर नाज़रीन को बताएं ज़रा थोड़ा सा, तो वो फीलिंग्स कैसी थी जिसका इजहार करना बहुत मुश्किल होता है। जी फीलिंग्स का इजहार क्योंकि आप करना, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ग्रीन फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, उस फीलिंग्स को इजहार करना भी मुश्किल होता है और उस फीलिंग्स को समझ भी सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं समझता। स्पोर्ट्स में नहीं समझ सकते, जी, बिल्कुल। क्योंकि वो फीलिंग्स ऐसी होती है कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीछे फ्लैग हो आपके, आपने फ्लैग ओढ़ा हुआ है और फिर आप मेडल ले रहे हो और फिर वापस उसी अचीवमेंट के साथ आप अपने मुल्क में वापस जा रहे हो। फिर पूरे रास्ते आपके जहन में यही होता है कि आप अपने कंट्री जा रहे हो, वहाँ क्या सिचुएशन होगी, वहाँ लोग क्या करेंगे, सर आएंगे, कलर वाले। जी बिल्कुल वैसे ही वेलकम। जैसा अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ कि लास्ट टाइम नेपाल पे जब साउथ एशियन गेम्स हम खेलने गए लास्ट 2019 में, तो वहाँ पे जब गोल्ड मेडल लिया 2019 में जो है नेपाल की साउथ एशियन गेम्स जब खेलने के लिए गए थे। जी ठीक है, हम आपकी ये स्टोरी यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नर्सिंग ब्रेक के बाद हम वापस जो है शहबाज से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले शहबाज से हमारा जो उनका साउथ एशियन गेम्स के लिए नेपाल का टूर था, उस हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी थी। चलते हैं वापस हम शहबाज के पास। जी शहबाज, जैसा कि आप बता रहे थे साउथ एशियन गेम्स में नेपाल के टूर के लिहाज से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि जो स्टोरी थी नेपाल की, जब हमने मेडल अचीव कर लिया, पहले तो हम पाकिस्तान टीम के कैंप में थे लाहौर में ना, तो वहाँ पे हमें न्यूज़ आई थी कि हमारे जो टीचर है अब्दुल हमीद सर और रहीम सर, वो उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। तो वो न्यूज़ हमारे जहन में थी, उससे हम बहुत अपसेट हो गए थे। फिर जब हम नेपाल में अचीव कर लिए तो हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे सर हमें पिक करने एयरपोर्ट आएंगे, क्योंकि बेसिकली उनकी टांग जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी थी, बिल्कुल सही, वो चल नहीं पा रहे थे। तो जब हम नेपाल के लिए आए, नेपाल से खेल के वापस पाकिस्तान आए, तो जब हम एयरपोर्ट से निकले तो सामने देखा हमीद सर बैठे हुए। तो वो जो एक होते हैं ना खिलाड़ी के अंदर, क्योंकि आप टीचर जो है वो पेरेंट्स से ज़्यादा एक रोल अदा करते हैं, क्योंकि वो आपके वालिद से भी ज़्यादा दर्जा हासिल करते हैं, उनके अंदर होता है। बिल्कुल। तो उनको देख के और हमें जज्बा आ गया कि जब ये हमारे लिए इतना कुछ कर सकते तो हम इनके लिए और कितना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यही बात थी, मैं ये कह रहा था, क्योंकि ये कहना भी लाजमी था। सही बात है, क्योंकि आप कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने सब कुछ किया, हमारे टीचर ने भी सब कुछ किया, तो ये सब कुछ करना उनका हक था और उनके लिए आपने जो अचीव करना है वो आपका हक है। बिल्कुल, उनको एक तोहफा भी देना है आपने इसके बदले। सही बात है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनको सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की जो है ना एक विक्ट्री चाहिए होती है, और वही विक्ट्री वो उनकी विक्ट्री होती है। जो स्टूडेंट्स की विक्ट्री होती है वो उनकी विक्ट्री होती है। और कभी भी आप जब भी कोई एक अचीवमेंट आप करते हैं, जब कोई भी टारगेट अचीव करते हैं, आप उस टारगेट को अचीव करने के बाद अपने उस्ताद की आंखों में देखा करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर तो ऐसा भी होगा कि आपने देखा कि उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि उनका एक लगाव जो होता है ना, वो इसी तरह से होता है अपने स्टूडेंट्स के साथ, एक उस्ताद का, कि वो अपनी हर तगोदाव, अपनी पूरी मेहनत, अपना टाइम, अपना सब कुछ वो पूरा लगा देते हैं, सर्व कर देते हैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे कि टीचर्स जो है वो आपके लिए एक रोल मॉडल होते हैं। जी हाँ, टीचर्स को ही देख के आप सीखते हैं, टीचर से ही आप सबक लेते हैं। टीचर आपको तौर तरीके भी बताते हैं ज़िंदगी के, बिल्कुल क्या आपने क्या करना है, यानी ये नहीं कि आपका स्पोर्ट्स मैन है तो आप स्पोर्ट्स की बाकी ट्रेनिंग्स भी, सारे मैनर्स वगैरह सारी चीज़ें, वो ट्रेनिंग जो है वो वहीं से हो रही होती है। बिल्कुल ऐसी है। शहबाज, अभी माशाल्लाह आप चूँकि ब्लैक बेल्ट हो चुके होंगे, ठीक है, ब्लैक बेल्ट के बाद आगे फिर फर्स्ट डाउन, सेकेंड डाउन, थर्ड डाउन, जिस तरह से होता है, अभी आगे का आपका क्या इरादा है? आगे का यही इरादा है कि अभी ब्लैक बेल्ट से आगे जाना है। फॉर एग्जांपल जो अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है नेक्स्ट मंथ, उसकी बहुत सी जहन में था कि ये मुझे खेलने जाना है, फेडरेशन स्पॉन्सर करे या गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे पाकिस्तान टीम को, कि आप भेजे प्लेयर्स को, प्लेयर्स अचीव करे, गोल्ड मेडल अचीव करे ऐसे पाकिस्तान के। तो वो
एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक सिस्टम, जो सिस्टम है पाकिस्तान का, वो सबको पता है थोड़ा सा सिस्टम आउट है। तो उस लिहाज से फ़ंड का इशू आ गया, उस लिहाज से कहा गया कि आप अपने ऑन पे जाए, जिसको जाना है वर्ल्ड चैंपियनशिप सेल्फ फाइनेंस करके। जी ठीक है। तो अब हर प्लेयर जो है पीछे से बैकग्राउंड से तो ऐसा है नहीं कि वो पे करे। सही बात है। तो वो रह गया थोड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन उसका कोई इतना इशू नहीं है। दुख है क्योंकि प्लेयर्स को दुख होता है जब आप उसका एक इवेंट या कुछ इवेंट निकल जाए, हाथ से मिस हो जाए। जैसे कोविड में 2 साल मिस हो गए इवेंट में, अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मिस हो गई। तो कंटिन्यू इरादा है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर, अगर नहीं हो सका फेडरेशन से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो इंशाल्लाह खुद पे करके जाएंगे। बिल्कुल सही है, तो सेल्फ फाइनेंस से इंशाल्लाह होगा। शहबाज, अभी जो ट्रेनिंग आपकी चल रही है, क्योंकि कराटे जो है एक बहुत वाइड फील्ड है, बहुत वास्ट है, इसमें जहाँ तक जाएं आप चलते चले जाएं, कहीं पर इसका एंड नहीं आता। आपने जिस तरह से बेल्ट्स में से अगर लेते हैं तो ब्लैक बेल्ट तक तो मेरे ख्याल में ये स्टार्ट होती है शायद कराटे। अब ब्लैक बेल्ट तक पहुँचे तो इसका मतलब है अब स्टार्ट हुआ है, अब आप जो है अपने आप को प्लेयर कहलाने के हकदार हैं। ठीक है। अब उसके बाद उसके आगे की जो है वो गेम स्टार्ट हो जाती हैं, उसके आगे की बाकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। इसमें ननचक वगैरह भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है। इसमें और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसमें आपको कमांड्स है या जिस पे आप खेलते हैं? इसमें टाइल ब्रेकिंग भी आ जाती है, ननचक्स भी आ जाती है, जिम्नास्टिक भी आ जाती है कराटे में। कुछ जिम्नास्टिक भी है क्योंकि कमर का मूवमेंट भी ज़रूरी है कराटे में। बिल्कुल सही, कमर बिल्कुल तो वो भी आ जाती है इसमें। आपने आगे करते रहना है क्योंकि ट्रेनिंग करते रहेंगे तो आप इवेंट में सरप्राइज देंगे। अब आप अपना भी बताएं ना साथ साथ कि आपकी ट्रेनिंग कौन कौन सी चल रही है और कौन सी ट्रेनिंग तक आप अचीव कर चुके हैं? अभी जो मेरी बेसिकली ट्रेनिंग चल रही है वो कुमीते ट्रेनिंग चल रही है, फाइट्स की ज़्यादातर, क्योंकि मेरा जो इवेंट है वो एक तो कराटे में 2 इवेंट होते हैं, एक काता एक कुमीते। काता जो कहलाया जाता है ख्याली फाइट होती है। बिल्कुल सही, जो स्टैंड अलोन खेलनी होती है। जी स्टैंड अलोन। और कुमीते जो होते हैं आप आपस में खेल रहे होते हैं, तो 1+1 के साथ। जी 1+1। तो वही मेरी ट्रेनिंग अभी चल रही है कि आपने कुमीते करते रहना है और करते भी रहना है साथ साथ। एक आप कहते हैं ना कि कलम में ब्लैक बेल्ट हो गए, उसके आगे आपके क्या चल, तो ब्लैक बेल्ट होने के बाद एक सीनियरिटी भी आ जाती है। तो उसके लिहाज से आपने नीचे जो प्लेयर आ रहे हैं जो जूनियर्स लेवल के, उनको भी ट्रेन करते रहना है। अगर आप अपने साथ करते रहेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आगे वैसे ही करेंगे जैसे आप कर रहे, जैसे हमारे सर ने हमारे साथ किया, अभी हम अपने नीचे। ननचक का आपका हो चुका? जी ननचक आपका कंप्लीट हो चुका है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह से स्टिक फाइट होती है? जी टाइल ब्रेकिंग होती है, स्टिक फाइट होती है, स्टिक फाइट होती है। और इसके अलावा जो है वो आगे वो मेरे ख्याल में कौन सी वो तलवार वाली कुछ कहलाती है, वो भी होती है? वो बेसिकली जो होती है वो डेमोस्ट्रेशन होता है। अच्छा, वो डेमोस्ट्रेशन डेमोस्ट्रेशन होता है। अच्छा, वो इसकी कराटे की फील्ड के अंदर नहीं आती उसकी जो हमारा जो स्टाइल है शोतोगान, उसमें बेसिकली जो गैप फाइट होती है। अच्छा, गैप फाइट है। जी उसमें रूल के हिसाब से वो चेंजिंग आती जा रही है। पहले बहुत कुछ होता था, अब जैसे जैसे रूल आते जा रहे वैसे वैसे, पहले हार्ड पंच भी अलाउ था, अब हार्ड पंच भी रोक दिया गया कि हार्ड पंच आपने नहीं करना है। तो एक डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा? जी एक डिस्टेंस पे आ गया, आपने टच कर दिया पॉइंट है, आपने टच ज्यादा जोर से कर लिया आपको फाउल है। अच्छा, वो नीचे के एरिया में आप जितना भी मारे आप। अच्छा, ऊपर टॉप पे जो है वो नहीं कर सकते। ओके। तो ये जो है ये अभी रूल्स रेगुलेशन इसी हिसाब से उसको लेके चलना होता है। तो क्या इसमें कोई कैसे पता चलेगा कि लाइक एज ये टच हुआ है या ज़ोर से टच हुआ है? क्या वो जिसको पढ़ा है वो बताएगा या इसमें कोई सेंसर्स वगैरह यूज़ करते हैं? ये ऐसा होता है ना कि 2 फाइट जब चल रहे +1+ जो प्लेयर खेल रहे हैं उनके सामने एक रेफरी होता है, ऑफिशियल्स। तो जब किसी प्लेयर्स को हार्ड पंच लग जाता है, अगर ब्लीडिंग आ गई तो डॉक्टर्स को चेक किया जाता है। ब्लीडिंग नहीं आती, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नाटक के भी गिर जाते हैं। बिल्कुल, जैसे हार जो आपने पंच मारा, टच हुआ, वो गिर गया, तो फिर रेफरी चेक करता है, उसको खड़ा करता है, चेक करता है, बिल्कुल प्रॉपर्ली चेक करता है कि ये इसको लगा भी है या नहीं, क्योंकि पता चल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है या रेड हो जाता है, एक अंदाजे से पता चल जाता है कि इसको लगा या नहीं। और सामने वाले का रिएक्शन भी देख लेता है रेफरी कि इसने कैसे अटैक किया था, क्योंकि वो भी अपने एक टाइम पे प्लेयर रह चुका है। अभी तक ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे चल रहा है। लाइक जिस तरह से ताइक्वांडो की फील्ड है, ताइक्वांडो की फील्ड के अंदर उन्होंने लास्ट टाइम जो मेरे नॉलेज में आया था, उन्होंने कुछ इस तरह की अपने जो गैजेट्स हैं वो लॉन्च किए हैं कि जिसमें सेंसर्स लगे हुए हैं। लाइक वो सेंसर बता देता है कि हाँ ये टच हुआ है, नहीं हुआ, या क्या हुआ है, या ज़ोर से टच हुआ है, तो सेंसिंग उनकी उसी हिसाब से होती है। अभी इस तरह के सेंसर या इस तरह के गैजेट्स कराटे की फील्ड के अंदर नहीं लॉन्च हुए? इस नेशनल में लॉन्च हुए थे। इस नेशनल में बेसिकली जो कराटे में एक चीज़ जो एक्स्ट्रा जो आई थी वो था रिव्यू सिस्टम। ठीक है, बिल्कुल रिव्यू सिस्टम, क्योंकि रिंग के 2 कॉर्नर पे कैमरे लगाए हुए थे।
तो ये फर्स्ट टाइम नेशनल में ऐसा हुआ था कि रिव्यू सिस्टम है, तो उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि पॉइंट है, फाउल है, क्या है, तो उस हिसाब से कि हमें भी उसको रिवाइंड करके दोबारा से चलाया जाता था, हमें भी खुशी हुई कि थोड़ा स्टेप आगे जा रहे हैं हम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो वो चीज़ एक अच्छी हो गई ना, जो कि अप्रिसिएशन में आ गई कि हाँ एक रिव्यू जो है वो कम से कम स्टार्ट हो गया। रिव्यू का मतलब है कि यानी कि एक थर्ड अंपायर आपका स्टार्ट हो गया, कि एक अंपायर तो आपका एक साइड से, दूसरा अंपायर दूसरी साइड से, या एक ही अंपायर होता है? कराटे में बेसिकली 5 अंपायर होते हैं। 5 अंपायर होते हैं, 5 ऑफिशियल फील्ड में मौजूद है। एक जो होता है वो आपके रिंग में मौजूद होता है, ठीक जो है, बिल्कुल फाइट को जज कर रहा होता है। ओके। और जो 4 होते हैं वो 4 कॉर्नर पे बैठे होते हैं। अच्छा, कॉर्नर वाले अलग होते हैं, जो ठीक है। 2 फ्लैग जिस प्लेयर्स पे जाते हैं वो सेंटर वाला उसी को पॉइंट देता है, 2 जजमेंट पे। रिंग के बाहर जो होते हैं जो 4, तो वो एक्चुअली अलग अलग फ्लैग्स के साथ, वही आपके मेन ऑफिशियल है, वही आपके मेन ऑफिशियल्स होते हैं। दैट्स गुड। अच्छा, अभी फर्स्ट डाउन के लिए आपका कोई इरादा है या कुछ ऐसी कोई ट्रेनिंग वगैरह का है, या अभी इसी तरह से कंटिन्यू चलने का इरादा है? बेसिकली तो कंटिन्यू चलने का ही इरादा है ना, क्योंकि कराटे में आप कंटिन्यू चलते रहेंगे, आपके बेल्ट खुद ब खुद सर दिखते रहेंगे, स्टेप बढ़ता जाएगा। उसमें ये होता है कि आपकी जो कराटे में हमारी जो शोतोकान में उसमें डेमो सेशन होता है। अगर आपने बेल्ट चेंज करना है तो उसमें डेमो सेशन भी बड़ा ऐसा होता है कि अगर कोई बाहर से आए देखने तो वो भी डर जाए कि ये बेल्ट दे रहे या क्या कर रहे। तो बहुत से लोग, तो डेमो सेशन होता है उसमें भी, जैसे ऑफिशियल 4 कॉर्नर पे होते हैं, ऐसे 4 कॉर्नर पे प्लेयर खड़े होते हैं, एक एक करके आओ। अच्छा, वो तो होता है कि जब आपकी बेल्ट की चेंजिंग की सेरेमनी वगैरह के लिए टेस्ट होता है, लेकिन ब्लैक बेल्ट का जो टेस्ट होता है वो किस तरह का होता है? ब्लैक बेल्ट का टेस्ट आपकी पहले तो फिजिकल चेक की जाती है। सही है। कि फिजिकली आप प्रॉपर है नहीं है, बिल्कुल फिट है नहीं है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है। ब्लैक बेल्ट का टेस्ट जो हमारा हुआ था लास्ट टाइम, मुझे आज भी याद है, 17 दिन तक चला था। 17 दिन तक? जी, क्योंकि पहले आपका फिजिकल होता है, फिटनेस होता है, फिर आपकी फाइट होती है, फिर काता होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुमीते के प्लेयर है तो आपको काता नहीं आना चाहिए, या काते के प्लेयर है तो आपने दोनों चीज़ें लेके चलनी है, क्योंकि बेल्ट बेसिकली मिलता ही काते के ऊपर है। बिल्कुल सही। कि आपको कितने काते आते हैं ब्लैक बेल्ट के, या कितने काते आते हैं इस बेल्ट के, तो काते कंप्लीट हो गए तो आपको बेल्ट मिलेगा। सही। लेकिन उसमें ब्लैक बेल्ट का जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस हुआ है कि उसमें नियर अबाउट कोई शायद 10-12 खिलाड़ी जो है वो घेर के खड़े होते हैं, रिंग के सेंटर में एक होता है, तो उसमें सिर्फ उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। तो वो जो आपका ब्लैक बेल्ट का हुआ था वो तो ज़रा हमें थोड़ा सा डिटेल से बता दें सामीन को। जो आप जो कह रहे, जो कॉर्नर पे जो खड़े होते हैं वो लास्ट डे होता है। अच्छा, वो लास्ट होता है। और बेसिकली हमारे जो सर है ना, वो चूज़ भी ऐसा दिन करते हैं कि अगले दिन रेस्ट मिल जाए प्लेयर्स को, हफ्ते की रात। तो हफ्ते की रात ही वो हमारा टेस्ट होता है, ताकि मार खा ले, इतवार को रेस्ट कर ले। बिल्कुल सही। तो वो जब होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपने सिर्फ सुनना है, सर पीछे खड़े होते हैं, वो कहते हैं जिसका नाम होना उसको, वो आके आपको मारता है। उसमें बॉडी कंडीशन भी होता है, हाथ पीछे रख के आप बॉडी 100% अलर्ट खड़ा होना है। 100% अलर्ट करना है, आपने डिफेंस करना है, डिफेंस भी करना है, आपने अटैक भी करना है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी कंडीशन अलग होती है, जिसमें आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ खड़े रहना है और सामने वाला आपको मारता रहेगा। वो इंस्ट्रक्शन जो है पीछे से कोचेस की तरफ से आ रही होती है। कोचेस की तरफ से आ रही होती है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ना। अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, कि उसमें अगर प्लेयर्स को नहीं लगे तो समझो उसने टेस्ट सही नहीं दिए। अच्छा। क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको कहीं भी लग सकता है, आपने टोटली डिफेंस करना है। अब बेसिकली जैसे मैं आपकी मिसाल दे दूँ कि आप मेरे साथ फाइट लड़ रहे और अचानक पीछे से कोई नाम अनाउंस हो गया, वो पीछे से आके मार जाए या किक मार जाए, पंच मार जाए, उसमें आप अनफिट हो जाए या कहीं भी लग जाए, तो आपने अलर्ट लेना है। तो जब मेरा जो टेस्ट हो रहा था उसमें बहुत सी चीज़ें लगी थी, क्योंकि लेग फ्रैक्चर हो गया था, हाथ पे लगा था, क्योंकि ये एक कंफर्म है कि आपने लगना है। सही। क्योंकि आप कितना डिफेंस करेंगे। सही। और कितने प्लेयर्स होते हैं जो फाइट करने वाले होते हैं आपके अगेंस्ट? 6 से ज़्यादा ही होते हैं, मैक्सिमम 6 से ज़्यादा ही होते हैं। फिर उसके बाद जब है ना बॉडी कंडीशन होता है, जिसमें आप पेट पे पंच करते हैं, पेट पे किक करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि मिस भी कर जाते हैं। प्लेयर्स का पंच मिस कर जाता है, किक, तो उसमें फ्रैक्चर ज़्यादा हो जाते हैं कि आप टारगेट से मिस कर गए या टारगेट से कहीं और लग गया। जी, तो उसमें ज़्यादातर मिस होता है। तो बहुत मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, टारगेट से मिस कर दिया था। बाद में मैंने उसको कहा भी था कि ये क्या कर दिया आपने यार, आपने तो गलत जगह पे मार दिया। बोला खैर है, लग गया तो क्या हो गया, मेरे को मार लेना। तो ये एक खिलाड़ी का एक जज्बा होता है कि चलो खैर है, मैंने मार लिया, आप भी मुझे मार लेना। तो उससे भी एक अच्छा लगता है कि भाई वो भी रेडी है, वो भी रेडी है, मार खाने के लिए वो रेडी है। बिल्कुल सही। तो उसमें तकरीबन कितनी देर की फाइट हुई थी जो लास्ट वाला आपका था ब्लैक बेल्ट का? लास्ट वाला जो मेरा था कि जैसे फाइट जो होती है ना, वो तो जब टेस्ट की फाइट होती है तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता टाइम किधर जा रहा है, क्योंकि टाइम कंटिन्यू चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप।
अगर मैं आपको एज अ माइंड से बताऊं तो वो 15 से 20 मिनट हमारी कंटिन्यू फाइट होती है, कंटिन्यू 15 से 20 मिनट फाइट होती है। उसके बाद बॉडी कंडीशन होता है। बॉडी कंडीशन हर प्लेयर करता है, जैसे बॉडी कंडीशन हाथ पीछे रख के, ठीक है, जो पंचिंग होती है, किक करती है, जैसे आपके कॉर्नर पे 6 प्लेयर है या 4 प्लेयर है तो वो एक एक करके आएगा, आपको चेक करेगा बॉडी वाइज कि आपका ब्रीथ जो है, आपका सांस स्टेमिना है वो सही है, प्रॉपर है, आपको पंच जोर से लग रहे हैं, आपको क्या, अगर आप फिट है, पेट आपके स्टमक जो है, लेग्स जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली फिट है अपनी जगह पे, तो वो होते हैं। अच्छा, वो जो मारने वाले होते हैं वही दोबारा आपको रीचेक कर रहे होते हैं? रीचेक कर रहे होते हैं। तो उसके रीचेक करने के बाद फिर दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है? फिर दोबारा से सर आते चेक करते हैं, जो पीछे से गाइडेंस होते हैं वो चेक करते हैं, वो पूछते हैं कि आप इजीली हो, बिल्कुल प्रॉपर हो नेक्स्ट राउंड के लिए। तो अक्सर यही होता है कि लड़के कहते हैं हाँ बिल्कुल रेडी है सर, आ जाओ, 6 क्या 12 ले आओ, तो ये चलता रहता है। तो फिर नेक्स्ट राउंड भी होता है या उसी राउंड पे उसको फिनिश करते हैं? वो सर के ऊपर है कि आप चेक करें कि नेक्स्ट राउंड कराया नहीं कराया। बेसिकली जो होता है सेकंड 2 राउंड होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते ज़्यादातर। ओके। तो उस वक्त आपके घर में से कोई अफराद आए हुए थे जब आपकी ब्लैक बेल्ट की सेरेमनी थी? बोला तो बहुत ने था, पेरेंट्स ने कहा था, वालिद ने कहा था, वालिद, लेकिन मैं मना करता हूँ। क्यों? नहीं कि वो अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? अक्सर ऐसा होता है ना कि अपना बेटा मार भी खा रहा होता है तो तकलीफ होती है, भले वो मेरे आगे कह रहे कि आप भले जो भी ये लग रहा है जैसा भी आप करें, लेकिन मैं मना करता हूँ बेसिकली ना हो। हाँ ये है कि मेरा भाई आ जाता है छोटा, वो देख लेता है, वो भी मुझे देख के ही कराटे में आ गया। वो भी नेशनल लेवल पे खेल रहा है, बस इंशाल्लाह वो भी आगे पाकिस्तान के लिए अचीव करे माशाल्लाह। अच्छा शहबाज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस ब्लैक बेल्ट की जो सेरेमनी हुई थी आपकी, ठीक है, उसके बाद आपकी जो एक इमोशन जो थे आपके वो क्या थे? लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम जो है शहबाज से ज़रूर थोड़ा सा अब जो है हम उनसे उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी पूछना चाहेंगे उनकी इजाज़त से कि हाँ जी अब गेम के साथ साथ जो है वो अपने आप को और कैसे लेके चल रहे हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले शहबाज से हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी थी और माशाल्लाह उनका जो स्टेमिना है, उनकी जो हिम्मत है, उनकी जो गेम है वो नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल तक और उससे भी आगे जाने का उनका इरादा है कि इंटरनेशनल में भी वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर कोई चैम्पियनशिप वगैरह जो भी होती है उसको जो है वो गेन कर सकें। और हर जगह पे माशाल्लाह उनका रिकॉर्ड है कि आज तक सिर्फ गोल्ड मेडल से नीचे नहीं आना। हम चलते हैं वापस शहबाज की तरफ और वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं। जी शहबाज, जैसा कि हमारी डिस्कशन चल रही थी तो वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं। आप कह रहे थे कि जिस तरह से जो है आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से प्लस स्पोर्ट्स गेम के हवाले से और इसी में जो है जो आपने लास्ट फाइट जो ब्लैक बेल्ट की आपकी हुई थी उस हवाले से उसका आपने थोड़ा सा बताया था कि पेरेंट्स को जो है वो लाना आपने मुनासिब नहीं समझा। तो वो इसी वजह से, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे नॉलेज में भी आई हैं कि वो पेरेंट्स जो है अपने जज्बात को कंट्रोल, इमोशंस अपने कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उस वक्त जो है वो जब ब्लैक बेल्ट आपको मिली थी, आपने विन की थी, उस वक्त आपकी इमोशन कंडीशन क्या थी? जो मेरे इमोशंस थे वो यही थे कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा होते हैं वहाँ आप कंटिन्यू वाइट बेल्ट से चल रहे होते, फिर आपका भी एक ड्रीम होता है ब्लैक बेल्ट्स को देख के कि आपको भी ब्लैक बेल्ट मिले। आप देख रहे हैं कि सीनियरिटी आ रहा है, वो क्लास करा रहा है, तो एक ये नहीं कि एक बहुत से लोग कहते हैं कि एटीट्यूडली, तो बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि सीनियरिटी आप खुश होते हैं कि आपको भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो वही एक जो जज्बा था, वो मोराल था, बुलंद था कि ब्लैक बेल्ट मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आप और अच्छी मेहनत करेंगे, आपने ब्लैक बेल्ट पहना हुआ है उस लिहाज से मेहनत करेंगे कि ब्लैक बेल्ट है। अच्छा, जिस तरह से आपकी क्लासेस जब स्टार्ट हुई थी, वाइट बेल्ट से आई थिंक स्टार्ट होता है पहला, ठीक है, उस वक्त स्टार्टिंग जो है वो कुछ रनिंग वगैरह से और इस तरह से कुछ वार्म अप वगैरह स्टार्ट होते हैं? जो स्टार्टिंग जो होती है वो वार्म अप से ही होती है, क्योंकि आप रनिंग होती है उससे क्या बॉडी को हीट हो जाए ताकि बिल्कुल रिलैक्स हो जाए बॉडी, फिर स्ट्रेचिंग, फिर एक्सरसाइज, फिर देन पंचिंग। कितनी रनिंग तकरीबन कर लेते थे उस वक्त? उस वक्त तो स्टार्ट में तो ऐसा होता है कि हम 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग कर ले, क्योंकि यार्ड की पूरी? जी बिल्कुल, पूरे जिम्नाजियम की। पूरे जिम्नाजियम की तकरीबन कितने रेंज का होगा? 1 किलोमीटर का होगा, 1.5 किलोमीटर का होगा? 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का राउंड होगा। जी। तो क्या 8-10 किलोमीटर रनिंग कर लेते थे?
शुरू में तो अगर आप स्टार्टिंग के पूछे तो बिल्कुल एक राउंड भी बहुत था हमारे एक राउंड भी जी बहुत जी। अब तो मैक्सिमम 15 से 20 मिनट हमारा सिर्फ रनिंग होती है, वार्म अप होता है, 15-20 मिनट वार्म अप होता है, फिर उसके बाद देन हमारी स्ट्रेचिंग होती है। अभी चेक किया कि 15-20 मिनट की जो रनिंग आप कर रहे हैं वो कितने किलोमीटर तकरीबन बनती है? किलोमीटर्स के हिसाब से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि 800-900 मीटर जो हमारे 800-900 मीटर बनते हैं, यानी कि तकरीबन नियर अबाउट 1 किलोमीटर बन जाता जी है। जी बिल्कुल। तो 1 किलोमीटर जो है वो नॉन स्टॉप होती है? नॉन स्टॉप होती है बिल्कुल, उसी में ही आपकी चेंजिंग होती रहती है, कभी शोल्डर एक्सरसाइज हो रही होती है, कभी लेग एक्सरसाइज हो रही होती है, वो कभी पॉजिंग देके जंपिंग। बीच में? जी जी नहीं नहीं, बिल्कुल रनिंग के कंटिन्यू दौरान में। अच्छा। उसके बाद आपका बेसिकली ब्रेक हो जाता है, रनिंग स्टॉप हो जाती है, फिर एक असेंबली टाइप रूल के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से असेंबली लगती है, फिर उसमें आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, पंच के वो बाकी सारे स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिक्स। अच्छा शहबाज, यहाँ तक तो माशाल्लाह आपकी एक स्टोरी थी पूरी जो कि आपने अपनी बताई, अपनी लाइफ की बताई, ठीक है, उसमें आपकी पर्सनल भी आ गई। अब सामीन को कुछ टिप्स ऐसी देना चाहें कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम एक्चुअली आखिरी जो है वो चंद मिनट्स हमारे पास हैं प्रोग्राम के, तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ टिप्स ऐसी देना चाहें, कुछ एक्सरसाइजेस के हवाले से, कुछ डाइट्स के हवाले से? नाजरीन को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्रॉपरली पहले तो जो सुबह जो होती है वो जल्दी उठने की आदत बनाए, क्योंकि बेसिकली कराची की जो आवाम है वो जल्दी उठने की बिल्कुल भी आदी नहीं है। बहुत मुश्किल काम बता दिया आपने जी, बहुत ही मुश्किल काम बता दिया। उससे क्या होता है कि आप जल्दी उठेंगे तो आपके पास बिल्कुल एक पूरा प्रॉपर एक दिन होगा, उस हिसाब से आपके पास टाइम भी ज़्यादा होगा। आप उठे, आप रनिंग करें, ज़्यादा नहीं, आप 5 मिनट करें, 2 मिनट, जो टोटली ये थोड़ा बहुत करते रहे, उससे क्या है कि आपको बूस्ट मिलेगा ट्रेनिंग में, आपकी एनर्जी में। और जब आप सुबह अर्ली उठ के जब रनिंग करेंगे तो आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी, तो उससे क्या है कि आपकी जो पेट में जो खुराक जा रही है वो भी सही जा रही होगी प्रॉपर, और इस हिसाब से आपका पूरा दिन एक अच्छा गुजरता जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप खुद भी स्पोर्ट्स की तरफ आए, ज़्यादा नहीं, अपना दिन का आधा घंटा या 1 घंटा दे, और अगर आप करेंगे तो आपको देख के आपके जो बच्चे हैं वो भी, जो गर्ल्स है, बॉयज़ है, जो भी आपकी, वो भी आएंगी, बच्चे, फैमिली मेंबर्स भी उसमें जी उसमें भी आएंगे, वो कहेंगे जब आप इस उम्र में कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ी बहुत करते रहा करें, स्पोर्ट्स की तरफ आए, रुझान बढ़ाए, क्योंकि स्पोर्ट्स की तरफ जो पाकिस्तान का रुझान है वो कम होता जा रहा है दिन ब दिन। शहबाज, आजकल की जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर फास्ट फूड पे है, हर गली के एक कोने के ऊपर फ्रेंच फ्राइज़ वाला खड़ा होता है, ठीक है, और जबकि स्पोर्ट्स के हवाले से एक स्पोर्ट्समैन जो है वो कभी भी इस चीज़ को पजीराई नहीं करता कि जी ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो एक डीप फ्राइज आइटम्स में या किसी और चीज़ में आते हो, फिर पोटैटो ख़ास तौर पे या कुछ भी। उस हवाले से फास्ट फूड के हवाले से या कोल्ड ड्रिंक के हवाले से कोई मैसेज आवाम के लिए? कोल्ड ड्रिंक तो कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल जहर है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक से आप कुछ स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कह रहे होते हैं, आपने भी सुना होगा कि हम ट्रेनिंग भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी नहीं बन रही है, हमारा पेट बाहर आ रहा है या हमारे शोल्डर मसल्स डाउन हो रहे हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो आपकी डाइट, आप ऑयली खा रहे, आप खा रहे उसके बाद बैठ रहे, वॉक नहीं कर रहे, या आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि बाहर की चीज़ें जितना कम यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि घर पे जो बन रहा है वो बाहर नहीं बन रहा है, घर पे जो बन रहा है वो आप खुद ला रहे, खुद बना रहे, तो आपको पता है आप किस तरीके से बना रहे, किस। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल आप समझो छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक तो आपका हाथ भी लगाया तो गुनाह है। बर्गर तो फिर लेकिन बिरयानी लवर तो आप भी आप कह कि हमारी दिल करार है। नहीं, मैं भी कह रहा हूँ बिरयानी लवर तो आप भी हैं। जी बिल्कुल। आपने भी कहा था कोयटा से आते हुए कि फौरन अम्मी को कॉल करके बिरयानी रेडी रखे, मैं आ रहा हूँ। जी बिल्कुल, बिरयानी लवर, क्योंकि कराची में बिरयानी नहीं खाए तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर वो चीट डे का बताया ना कि कितने, अगर हम एक मैसेज दे रहे हैं तो उनको साथ ये भी बताएं कि जी इतने दिनों के सब्र के बाद फिर एक दिन चीट डे भी होना चाहिए। बिल्कुल, आप अगर आप अपने आप को देख रहे मेंटेन, आपने पूरा 1 हफ्ता आपने ट्रेनिंग की हर चीज़ की, तो आप एक दिन चलो खैर है, एक दिन ये भी हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन, वीक में 1 दिन। अच्छा शहबाज, मेरा एक बैड एक्सपीरियंस रहा है कि मैं भी एक्चुअली थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स की फील्ड से लिंक रहता हूँ काफ़ी अरसे से। उसमें मैंने ये नोट किया है कि अगर हमने कोई भी ऐसी चीट डे में कुछ भी ऐसा खा लिया है और वो हमारा डाइजेस्ट जो है ना वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि स्टमक आदी हो चुका होता है, वो थोड़ा सा श्लिंक हो चुका होता है जब हमने खा लिया। अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, बिलीव मी कि 3rd डे तक उसका एक टेस्ट जो है ना वो फील होता है, एक फीलिंग्स आ रही होती है, यानी कि 3rd डे तक वो हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ होता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि चीट डे हफ्ते में 1 दिन होना चाहिए? तो इससे यही होता है उसके इफेक्ट्स तो रहते हैं फिर। जी बिल्कुल, अगर आप हफ्ते में 1 दिन या वीक में 1 दिन आप खा रहे हैं वही चीज़, तो जैसा कि आपने कहा इफेक्ट होता रहता है 3 दिन तक, 2 दिन तक, तो ये आपका ग्रोविंग है, आपको पता चल रहा है कि आपकी बॉडी
आदी नहीं है इस चीज़ की, तो फिर इसी लिहाज से आप और वर्किंग के मुझे नुकसान है, अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा तो मेरी बॉडी में और नुकसान है। जैसे ये तो अपने आप को हमने खुद ही मॉरल सपोर्ट देनी है कि हाँ जी हमें ये काम नहीं करना, तो आप खुद ही आदी हो जाएंगे कि मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मुझे डाइट पे ही चलना चाहिए। जैसे आज 2-3 दिन तक मेरा ये चलता आ रहा है तो आगे भी होता रहेगा। तो वो प्लेयर जो होता है, स्पोर्ट्समैन होता है, वो खुद ही इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है और फिर अपने आप आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश कर देता है। शहबाज, ऐसे जो हमारी लेडीज़ या कुछ ऐसे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो कि घरों के अंदर मौजूद होते हैं या वो बाहर एक्सरसाइज के लिए नहीं जा सकते या जिनको यार्ड्स बहुत दूर पड़ते हैं, उनके लिए कोई ऐसी एक्सरसाइजेज आप तजवीज़ करेंगे जो कि घर में वो रहते हुए कुछ कर सकें? जो बाहर नहीं जा सकते, बेसिकली जिनको शौक भी नहीं होता है बाहर जाने का कि हम घर से बाहर निकले, सही, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो घर है उसमें एक पोर्शन आप डिसाइड कर दें, ठीक है, कि ये आपका पोर्शन है। ज़्यादा नहीं, आप मैक्सिमम 10 से 15 मिनट वॉक करा करें सिर्फ, और कुछ भी नहीं। जो आप वॉक करते हैं ना वो बेसिकली बहुत अच्छी होती है ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए फिजिकली, क्योंकि जो एज लिमिट जो होता है वो जब इंसान की एज बढ़ती जा रही होती है तो उसके बॉडी फैक्चर डाउन होता जा रहा होता है, ठीक है। तो जब वॉक करते रहते उससे क्या है कि आपके मसल जो है वो एक्टिव रहते हैं एनी टाइम। आप वॉक कर रहे, वो भी आपकी एक एक्सरसाइज है। आप खाना खा रहे, खुराक अपनी ऐसी रखें, क्योंकि एज जब बढ़ती जाती है उसमें आपको खुराक बहुत मायने होती है कि आपने खुराक क्या करनी है, तो उस हिसाब से खुराक ले, उस हिसाब से डाइट करे। ज़्यादा नहीं, रात में सिर्फ दूध पी ले और सुबह वॉक कर ले, बहुत है आपके लिए। अच्छा, आपके ख्याल में रात को जो अक्सर होता क्या है कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो कराची के लिहाज से ज़्यादातर डबल रोटी कुछ खा लिया, एक आध स्लाइस ले लिया, निकल गया, और अक्सर तो बगैर ब्रेकफास्ट के हमारी यंग जनरेशन चली जाती है। दोपहर को जहाँ पर है वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज लेके खा लिया, कुछ खा लिया, इस तरह से ज़्यादातर चल रहा होता है, या कहीं से भी बिरयानी वगैरह लेके खा लिया। और रात को आके हमने डट के खाना होता है कि अब तो खा रहे हैं, एक ही दफ़ा तो मिला है, एक ही टाइम तो मिला है खाने का। तो वो चीज़ जो है, आप कह रहे हैं कि रात को सिर्फ एक दूध का गिलास पीना है, जबकि खाने का टाइम तो वही एक ही बजता है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि हम ये चीज़, जो हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस टाइम कह रही होती है कि खाना ही सब कुछ है, खाना ही सब कुछ तो है। वो खा ही रही होती है, उस टाइम पता नहीं चलता आपको कि आपके बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट्स आते हैं। उसके इफेक्ट वही आते हैं, जैसे कि आपने कहा ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते या आदी नहीं होते चलने के, तो वो चीज़ उस टाइम इफेक्ट करती है जैसे जो उसने किया होता है यंग जनरेशन में। तो यही चीज़ नाज़रीन, जैसे कि अभी शहबाज ने हमें बताया और उनकी गाइडलाइन हम सब के लिए कि हमें एक्चुअली रात के खाने के ऊपर जो है वो कंट्रोल करना है किसी भी तरीके से। हम उसकी क्वांटिटी को कैसे लेस कर सकते हैं, या हम उसको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसको कैसे जो है हम अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना सकते हैं, और प्लस उसके साथ साथ वॉक को। प्रोग्राम अपने इख्तिताम पे है, तो लास्ट में कोई मैसेज हमारे चैनल के लिए और आवाम के लिए जो देना चाहें आप? लास्ट में मैसेज यही है कि हम बेसिकली स्पोर्ट्समैन चाहते हैं कि हमें कोई प्रोमोट करे, हमें सपोर्ट करे, क्योंकि स्पोर्ट्समैन सपोर्टिंग और प्रोमोटिंग का हिस्सा है, क्योंकि उसने जो प्रमोट करेगा वो सपोर्ट करेगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपके वीनस चैनल का, जिन्होंने हमें प्रोमोट किया, सपोर्ट किया, मौका दिया कि हम अपने ख्यालात जो अपने जज्बात कह सके नाजरीन के, क्योंकि हमें स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनके जज्बात दबे हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे। उनको मौका चाहिए होता है कि कैमरे के सामने या कोई चैनल बुलावे, वो उनके जज्बात ख्याल इजहार करे, उसी हिसाब से मोरल बुलंद होता है जो देख रहे होते हैं उनका भी। तो इसी लिहाज से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें बुलाया और इस चैनल का कि मुझे मौका दिया कि मैं कुछ कह सकूँ। थैंक यू सो मच शहबाज तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम हो चुका है और इंशाअल्लाह वादे के मुताबिक नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।